बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 24 नवंबर एक हलचल मची हुई है। यहां पे हम आपको बताते चलें कि रेड जोन को, इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील करने के लिए 2200 कंटेनर, यानी कि आप सही सुन रहे हैं जनाब, 2200 कंटेनर, एक बड़ी तादाद में 2200 कंटेनर वहां पे मौजूद है जो कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करेंगे, खास तौर पर रेड जोन। और उसकी हिफाजत के लिए 20,000 से ज्यादा नफरी इस्लामाबाद तलब कर ली गई है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं जिसमें यहाँ पे सिंध से भी नफरी वहां पे पहुंचेगी। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पे बात करना यूं भी जरूरी है कि हमारे इदारे क्या इस हद तक खौफजदा हैं कि होगा क्या। दूसरी तरफ सियासी जमात जो कि ये कहती है, पीटीआई ये कहती है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हमारा मौकफ अपनी तौर से है जिसको हम पे पूरा उस पर उतरना जरूरी है। और इस वक्त सबसे पहला मौकफ उनका यही है कि चेयरबानी पीटीआई को किस तरह से रिहा किया जाए। लेकिन उसके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि वही पीटीआई है कि जिसने 9 मई के वाकये को अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो हकाइक सामने आते हैं उसकी वजूहात जो बतौर सहाफ़ी हम उसका तज्जिया करें तो ये सामने आती हैं कि जिस तरह से पीटीआई इस वक्त तितर-बितर का शिकार है और जिस तरह से उसमें ये हम देखते हैं कि क़यादत का फुकदान नजर आता है। 9 मई को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे अगर अलग अलग टोलों को अलग अलग टास्क दे दिया जाए तो फिर वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती। 24 नवंबर की कॉल और 24 नवंबर की कॉल में अगर पूरे पाकिस्तान का तज्जिया किया जाए तो इस्लामाबाद में अगर है भी ये तमाम चीजें, तो पंजाब में पीटीआई की क़यादत वो उस तरह से लोगों को जमा नहीं कर पाती कि जिस तरह से हम दूसरे सूबों में देखते हैं। बलूचिस्तान का हाल आपको इल्म है। इसके अलावा हम केपी में देखें तो लास्ट टाइम भी जो केपी में एहतजाज हुआ, केपी से जो लोग यहाँ पे आए इस्लामाबाद, उसकी वजह से अमीन अली गंडापुर पे काफ़ी तनकीद हुई। लेकिन अब सिंध के हवाले से भी आज हम बात करेंगे, सिंध में क्या सूरत हाल होगी। लेकिन साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि अभी जो रिसेंट कुछ देर पहले हमारे पास इत्तलात आई हैं कि इस वक्त पीटीआई की जो आला क़यादत है उन्होंने ये मशवरा दिया है, खासतौर पर बैरिस्टर अली गौहर साहब ने, कि जनाब इस वक्त इस एहतजाज को इसलिए रोका जाए क्योंकि 24 नवंबर की कॉल को इसलिए वापस लिया जाए क्योंकि बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हो रहा है और यहाँ पे वर्कर को यहाँ पे आने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त ऑर्गेनाइज करना तमाम चीज़ों को एक अलग सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो एक और ग्रुप है पीटीआई का, वो बड़ा इस वक्त ये चाहता है कि यह एहतजाज हो और ज़रूर हो। अलीमा खान का इस वक्त सियासत में एक इंपॉर्टेंट किरदार हमें नज़र आता है और साथ साथ वो तो अपने भाई के लिए जो कुछ कर रही हैं, पीटीआई के लिए जो कुछ कर रही हैं, वो एक अपनी जगह है। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से भी बातें सामने आई। बुशरा बीबी को के हवाले से कहा गया कि वो एक घरेलू खातून है, लेकिन जो एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो चीज़ें हमें सामने नज़र आती हैं, जो उनके बयानात नज़र आते हैं, उससे कम से कम ये तो साबित हो रहा है कि वो अब एक घरेलू खातून नहीं बल्कि पीटीआई की एक लीडर के तौर पर सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर अमीन अली गंडापुर से भी उनके जो इस तरह से बात हो रही है और जिस तरह से उन्होंने अमीन अली गंडापुर का एक इमेज भी बेहतर करने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि पार्टी में कुछ पार्टीशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इत्तलात आ रही हैं। दूसरी तरफ एक तरफ अमीन अली गंडापुर और एक और ग्रुप जो वहाँ पे एमएनएस का है, यहाँ पे आप देख लें, या एमपीएस का है, उसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि वो एक अलग बात करते हैं। वो बुशरा बीबी से राब्ता नहीं करते बल्कि वो ये कहते हैं कि जनाब हम अपने तौर से चेयरबानी पीटीआई को आज़ाद करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें जो कि हमें बहुत पहले से आ रही थी वो हैं, लेकिन हमने अपने बहुत से प्रोग्राम्स में इस बात को डिस्कस किया है कि जब आला क़यादत मौजूद नहीं होगी तो बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं और उस पर बात करनी चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट क्यों इतने ज्यादा शदोमत का शिकार है और इतनी बड़ी तादाद में नफरी और इतने सारे कंटेनर्स क्यों हैं, इसकी वजह राना सनाउल्लाह साहब ये बताते हैं कि जो पार्टी जिसका माजी में एक रिकॉर्ड रहा हो, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर वो ये कहते हैं, इस वक्त ये बयान देते हैं कि हम सर पे कफन बांध के इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हम अपने घर वालों को कह देंगे कि हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं, तो फिर ये सब कुछ जरूरी है कि जो हो रहा है। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे तोशा खाना केस 2 के हवाले से, जिसमें आज बानी पीटीआई की बरियत हुई है। इस बरियत पे पीटीआई शादियाने जरूर बचा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि ये सिर्फ बरियत है, इस वक्त केस खत्म नहीं हुआ। इसके कमेंट क्या आए हैं, बात क्या हुई है, इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे कि आगे होने क्या जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरीना अदनान साहिबा, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमें आज ज्वाइन करेंगे असलम गौरी साहब, जेयूआई से आपका ताल्लुक, और साथ साथ आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ होंगे, पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है। आपकी तरह होते हैं सरीना अदनान साहिबा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कही है वो एक अपनी जगह है, लेकिन जहां हमें दूसरे सूबों की इत्तलात आ रही है, सिंध में, कराची में क्या सूरत हाल है,
क्या इस हवाले से कोई इंडिकेशंस आपको मिली हैं, वहाँ से कोई इत्तलात आई हैं कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, और आपके वर्कर्स इस्लामाबाद जाने के लिए किस हद तक ऑर्गेनाइज हैं? अच्छा देखिए डॉक्टर साहबा, पहले तो मैं जो इब्तदाइया में जो बात की गई है ना, मैं इसकी मुखालफत करती हूँ, क्योंकि ये सरासर गलत है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक मुल्क गिर पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो हर कोने में, यानी गिलगित बल्तिस्तान से लेके तो कराची तक मौजूद है, और ये 27 साला नमूदों इसकी परवरिश हुई है, और ये हमारे लीडर इमरान खान ने की है। और कोई भी पार्टी जो है वो एक सीट से जब पूरे मुल्क के वो वजीर आजम भी बने तो वो बगैर तंजीम के नहीं होती है। तो हमारी पार्टी की तंजीम बहुत मजबूत और मरबूत है, और इतनी मजबूत है कि तारीखी कोशिशें की गई हैं, जुल्म सितम किया गया है इसको तोड़ने के लिए, जो कि सियासत और जमहूरियत के मनाफी था, लेकिन इसके बावजूद वो कायम व दायम है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में और पहले जब हमारा पार्ट होता है तो हम उसमें गेस्ट से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन आपकी बात में तजाद है, इस वजह से मुझे कहना पड़ रहा है। आप ये कहती हैं कि शुरू से ही 27 साल जद्दोजहद में आपकी पार्टी स्ट्रांग रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक्त जो आपकी पार्टी को संभालने वाले लोग हैं वो तीसरे दर्जे की क़यादत के लोग हैं, जो कि आज आए हैं। शायद पार्टी जो है वो बुरे लोगों से आजाद हो गए एक नए फॉर्म में सामने आई है, तो इस बात को भी हकीकत को मानना चाहिए कि अब आपकी पार्टी में वो लोग हैं जो कि पहले तीसरे दर्जे की क़यादत पे थे। तो मजबूत और मरबूत आप इस वक्त इसको कह सकती हैं? जी है, बिल्कुल। आप सोच, अच्छा दूसरी बात फिर देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कोशिश करूंगी, मैं बड़ा जामे और मुख्तसर बात करती हूँ, मुझे मेरी बात जरा मुकम्मल कर लेनी जाए। पहली चीज तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिल्कुल जो पार्टी 27 साल तक एक सीट से पूरे मुल्क पे वो करे हुकूमत, तो वो यकीनन तंजीम के जरिए ही होती है, और फिर आवाम में मकबूलियत भी होती है, तो ज़ाहिर दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो ऑब्वियसली तंजीम है तभी वो मजबूत है, और कितनी मजबूत है कि अभी भी, और तीसरे दर्जे की क़यादत ऊपर नहीं आई है। जो सेकंड टियर था ऑर्गेनाइजेशन का, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, जब बड़े बड़े बुर्ज गिरे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊपर भी आए, और 8 फरवरी को मुल्क गिर कामयाबी हासिल हुई है। फॉर्म 45 अगर उठा ले, जो कि एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है पूरे पाकिस्तान भर में, तो उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बाय फार एंड लार्ज जीती है। अच्छा, उसके ऊपर जो है वो ये एक जो हम ज़ाहिर नकली एक फॉर्म 47 का जो एक सब्त किया गया, वो एक झूठ है, और वक्त और तारीख साबित करेगी। ये दौर भी गुजर जाएगा, लेकिन रह क्या जाएगा, जो तारीख में लिखा जो हकीकत है वो रह जाएगी, और वो यही है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, और इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पर इमरान खान को होना चाहिए था। एनीवेज, लेकिन हुआ क्या है, एक जबर है, एक अजीब सिविल आमरीत सी है, और हमारा जो लीडर है वो ना करदा गुनाहों में जो है झूठे और गलत केसेस में पाबंद सलासिल, साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे असीरान जमहूरियत है, जिनमें मैं एक लाइन में बताऊंगी कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में खवातीन इतनी तादाद में पाबंद सलासिल नहीं हुई हैं, या उन पर उस तरह के जबर जुल्म नहीं हुए। उनको गिरबानों से पकड़ के गाड़ियों में, पुलिस वैनों में डाल के पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ें तारीख में कभी नहीं हुई इतनी बड़ी तादाद में। झूठे केसेस में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक औरत आप सुने ना, लेकिन नहीं, 9 मई में भी देखिए शर पसंद अनासिर प्लान तरीके से घुसे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हमारे तो एहतजाज पुरअमन मुतवातिर हो रहे थे, होते रहते, पता था हाँ ये करेंगे एहतजाज, लेकिन उसके अंदर अगर शरपत पसंद अनासिर गए तो ये इंतजामिया का फर्ज था कि वो उनको रूल आउट करती, मासूम शहरियों को उसकी सजा ना दी जाती। दूसरी बात ये कि देखें, खवातीन ऐसे कैसे हो सकता है कि एक खातून जो है एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे 9 मई को 36 जगह हो, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक झूठ है, और ये वक्त साबित करेगा। इस पे तो अब किताबें लिखी जाएंगी, दुनिया देख रही है, दुनिया जानती है कि ये एक झूठ है। आप देखें, कनाडा ने अभी 2 करारदादें मंजूर की हैं, जिसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया है अपनी पार्लियामेंट में। इसी तरह सारे मुल्कों में हो रही हैं, सारे मुल्कों में हो रही हैं जो इंसाफ और जमहूरियत पसंद हैं। पाकिस्तान के हक और इमरान खान के हक में करारदादें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो केसेस हैं इनके ये गलत हैं। एक जमहूरी लीडर को जो है बाहर होना चाहिए, इस तरह के केसेस नहीं बनने चाहिए। दूसरी बात ये कि मिलने दिया जाए एम्बेसडर्स को इमरान खान से, ठीक है। ये दोनों करारदादें भी कल ही मंजूर हुई हैं। इसी तरह देखें, आप ज़बान खल्क को ना नकारे खुदा, अब मुझे बात करने की आपको हमेशा है, ठीक है। मैं आपने चूंकि कहा था, मैंने कहा बात कंप्लीट कर दिया। आपने कहा एक जुमला, इंतजामिया का फर्ज था 9 मई को कि वो रोकते, तो इंतजामिया अभी भी तो अपने फर्ज
फर्ज को पूरा कर रही है। अगर 24 नवंबर वाला मसला आता है, आप ये कहते हैं कि सर पे कफन बांध के जो है हम निकलेंगे, तो ये मुझे बताएं कि अब भी तो इंतजामिया अपना फर्ज ही तो पूरा कर रही है, उस वक्त आप ये बात क्यों करते हैं कि जी क्रैकडाउन बड़े पैमाने पर हो रहा है, डेरे उखाड़ दिए गए, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, इंतजामिया अपना काम ही तो कर रही है। इंतजामिया रूल आउट करती कि कौन मासूम है और कौन कल्प्रिट है, ये बात कही है मैंने। मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात कह रही हूँ, आप रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि क्यों रोकेगी पुरअमन, अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है तो क्यों, लेकिन अगर इन्होंने कोई केसेस झूठे बनाए हैं तो फिर ये फर्ज होता है कि सही और गलत का फर्क किया जाए। ठीक है, झूठे केसेस एक एक औरत को, मैं फिर रिपीट करूंगी, 36 जगह नॉमिनेट, गुजरावाला में भी वही खड़ी है, तो कोहाट में भी वही खड़ी है, मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल है ना, जिन थोड़ी थी। तो कहने का मतलब बात होती है कि सियासी मुकदमात, तो सियासी मुकदमात पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा रहे, चाहे वो पीटीआई ने अपने दौर में ही दूसरों के ऊपर क्यों ना किया हो। यहाँ पे सियासी मुकदमात एक मसला है, और जहां तक 9 मई के बाद गिरफ्तारियों का सवाल है, तो हाँ वो एक तारीख में एक हकीकत जरूर है जिस पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और याद रखा जाएगा, लेकिन और बहुत से झोल हैं जिस पे बात करना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मुबशिर मीर साहब, सीनियर साफी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम। फिर 24 मई की बाज गश्त है, हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हुए हैं। दूसरे पीटीआई का एक और बयान सामने आया है कुछ देर पहले कि वो कह रही है कि जनाब चूंकि बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हो रहा है तो हो सकता है कि एहतजाज की कॉल हमें वापस लेनी पड़े। ये मामला क्या है, किस तरह से देखते हैं इस मसले को? जैसे आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट जब्त करने से लेके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने तक की बात आ गई है, तो इंडिविजुअल कैसे निकलेगा एहतजाज के लिए? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इंटरनेशनल सूरत हाल अमेरिका के इलेक्शन के बाद हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा रजीम है वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर जो है वो महसूस करना शुरू हुआ, और ऑब्वियसली उसको कमजोर जो है वो महसूस होना था, क्योंकि उनको जो डेमोक्रेट्स के गवर्नमेंट से ही उनको एक रिलीफ मिला था कि उन्हें हुकूमत में आने का मौका मिला था, और फिर 16 माह की गवर्नमेंट के बाद उन्होंने मर्जी की, फिर हुकूमत जो है वो हासिल की। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में जितनी बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज आई है, और उस चेंज के आगाज से ही हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो है वो भागदौड़ शुरू हो गई, और ये पीटीआई ने तो बहुत ही बर वक्त किस्म की मेरा ख्याल है कॉल दी है, और मुज़ाकरात की बात वो तो अब बड़ी ऑब्वियस हो गई है, ओपन सीक्रेट हो गया है, सबको पता है बातचीत हो रही है और भरपूर बातचीत हो रही है। और दूसरा बात ये है कि मौजूदा हम जो रजीम है और हमारे जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनको भी अंदाजा है कि पेंटागन से उन्हें वो सहूलत नहीं मैसर आएगी आइंदा अगले 1-2 महीने के बाद जो उन्हें पहले आ रही थी। और फिर आप देखिए कांग्रेस और सेनेट में कोई सपोर्ट नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस से कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलने वाली जो कि पहले मिल रही थी, या जो भी किसी किस्म की सरपरस्ती थी। लिहाजा एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होने के बाद उन्होंने जितनी भी तकदो की है, मेरा ख्याल है उनको यही सिग्नल मिला है कि आप लोग जो जमहूरी कुव्वतें हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, और खास तौर पर जिसको आपने दीवार से लगाया हुआ है उसके साथ बातचीत करें, और इंसानी हकूक का जो भी एक वायलेशन हुई है उसको आप क्लियर करें और बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि फैसला साज हैं, तो फिर एपेक्स कमेटी के बयानात भी आपके नजरों से गुजरे होंगे कि वो किस तरह से कहा गया कि जनाब अमन अमान की सूरत हाल जो खराब करेंगे या फिर हमारे काम के बीच में जो आएंगे तो उनके खिलाफ जो है उनको निपटा जाएगा। तो फिर सूरत हाल तो है खराब। और जहां तक अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के तो वैसे भी अगर कोई भी, चाहे वो पीटीआई समझती है या हुकूमत समझती है कि रिपब्लिकन या ये लोग डेमोक्रेट्स कोई काम कर लेते, तो अब तो हम वैसे भी पाकिस्तान उनके अफगानिस्तान वाले मसले हल होने के बाद उनके किसी काम के हम नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा उस हद तक कि हम सोचेंगे सियासी तौर पर, तो हम क्यों उसकी हुकूमत का असर इतना पाकिस्तान पे ले रहे हैं? देखिए, एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान की कभी भी किसी गवर्नमेंट ने तस्लीम नहीं किया कि हमें जो है वो फलां मुल्क से इंस्ट्रक्शन मिली या फलां मुल्क के कहने पे हमने ये किया। ये तो कोई गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करती, वो अपने आप को बहुत खुद मुख्तार जो है वो पेश करती है। लेकिन हिस्ट्री हमें यही बताती है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले जो हैं वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से होते हैं, और हुए भी हैं और होते भी हैं और हो भी रहे हैं।
और अब एक चीज है कि जो इररेलेवेंट होना अफगानिस्तान के हवाले से वो कुल्ली तौर पर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई पोजीशन के हवाले से रेलेवेंट ही है और उसमें फैक्टर जो है वो इंडिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और इटसेल्फ पाकिस्तान भी है जो एक बड़ी कौम है, एक 25 करोड़ लोग हैं, एक 6 लाख से ऊपर फौज है, एटॉमिक पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो ये इररेलेवेंट नहीं हम हो सकते, हम किसी ना किसी जगह रेलेवेंट हैं। लेकिन वो अमेरिकन की आप देखें कि उनके बहुत से लोगों ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी जो थे वो भी, इवन बुक्स भी लिख दी उन्होंने कि हम पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसमें तो कोई वो बात छुपी हुई तो वो रखते नहीं है, हम छुपाते हैं, वो नहीं छुपाते। वो तो कहते हैं कि जो मैं आपकी बात हम से मीर साहब मैं समझ सकी हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिजान की सूरत हाल दोनों तरफ से पीटीआई ये समझ रही है कि उसको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ये जब से यहाँ पे अब अमेरिका की हुकूमत चेंज हुई है। दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है ये प्रेशर में है, चाहे वो हुकूमत हो या मुकन्ना हो या कोई इदारे हो, ये तमाम ये प्रेशर में है कि वहां से कोई डिक्टेशन आएगा तो उसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको एक, अगर आप इजाजत दे तो एक चंद सेकंड में एक मिसाल पेश कर दूं आपको। सर अपनी जिम्मेदारी पे, अमेरिकन इन्फ्लुएंस की, इदारे का कोई ताल्लुक नहीं होगा, कंपनी इससे हाथ नहीं, वो किसी वो उस इदारे से रिलेटेड नहीं है, बल्कि बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर की बात है। और इस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर सफदर महमूद का कॉलम अखबार में शाया हुआ था और टॉपिक का अनवान था बुश कमिश्नर। कभी आप डॉक्टर सफदर महमूद की किताबों को चेक करें, उसमें ये मौजूद होगा कि एक फाटा के सेनेटर बेनजीर के साथ गए थे अमेरिका बुश सीनियर से मुलाकात के वक्त। फाटा के उस सेनेटर ने अपने रवायती लिबास में बुश सीनियर से हाथ मिलाते हुए कहा कि तुम दुनिया के बादशाह हो, मेरे भतीजे को कमिश्नर लगा दो। तो उसने पूछा कि इसने क्या कहा है, तो बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ भी खड़ी थी, उनके साथ ही खड़ी थी, तो उनको बताया गया कि वो ये आपसे डिमांड कर रहा है। तो उसने कहका लगाते हुए बेनजीर साहबा की तरफ देखा और बेनजीर भुट्टो साहबा ने, डॉक्टर सफदर महमूद ने लिखा है कि पाकिस्तान वापस आके उसके भतीजे को कमिश्नर लगाया और उसको बुश कमिश्नर कहते थे। आप सोच लें कि बेनजीर भुट्टो जैसी शख्सियत भी किस तरह इन्फ्लुएंस लेती थी, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि हमने अमेरिका से डिक्टेशन ली। लिहाजा पाकिस्तान में ये हकीकत है कि हम एक डिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारी इकोनॉमी हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने बर्तन बेच रहे हैं। IMF के हम मोहताज, FTF में हम मोहताजी करते हैं, वर्ल्ड बैंक के हम मोहताज हैं, WTO के हम मोहताज हैं, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। ठीक है मुबश्शिर मीर साहब, मेरे ख्याल है आपकी मिसाल के बाद वो कहते हैं ना गल मुक गई, तो आपने गली खत्म कर दी उसकी ना। बस वो ये चीजें अब आप मुझे बताएं कि आप, पहली बात तो ये है कि बंदा जो है वो पहले तो अपने आप को जो है वो इस लेवल पे लेके जाए कि कोई उसे कह ना सके। तो हम तो शुरू से इस तरह के चलते आ रहे हैं। अब ये कौन कहता है कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे? ये बात सुनने से पहले ही इनका जो है वो, इनके ये तो हाँपना कांपना शुरू हुए हैं। चलिए एक और मौजूद जिस पे आपसे भी डिस्कशंस करूंगी और मेरे साथ सरीना साहिबा भी मौजूद है, प्रेसिडेंट PTI वुमेन विंग सिंध। आपसे ही पूछना चाहूंगी, तोशा खाना केस 2 जिसमें आज बरियत होती है, लेकिन साथ साथ बरियत पे क्वेश्चंस भी तो उठते हैं, केस तो खत्म नहीं हुआ है, अभी सिलसिला तो चल रहा है। आप इस केस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो केसेस की बात है, बराह रास्त इमरान खान के ऊपर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसकी जेब में कोई पैसा गया है और उन्होंने कोई फायदा उठाया है, कोई भी केस है। और ज्यादातर केसेस जो हैं, हाँ, उनकी फैमिली की तरफ से ही ये चीजें बेची गई, जो भी हुआ वो उनका कहना है कि हमने कानून के तहत बेची। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि इमरान खान जिस स्टेचर पे थे और हैं, और जो वो चीज का प्रचार करते थे, उनको ये चीज अपनी फैमिली को भी अलाउ नहीं करनी चाहिए थी कि वो ये तोहफों को जो है ना वो फरोख्त करें। इमरान खान की फैमिली को ये जेब नहीं देता था। लेकिन लॉ की बात है और एक एथिक्स की बात है। एथिक्स के हिसाब से तो इमरान खान और उनकी फैमिली तोशा खाना के
तो तहफ़ बेचने के हवाले से जो है वो आप समझ लें बैकफुट पे खड़े हैं। लेकिन कानूनी तौर पर अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलता है और या मिल जाएगा तो उसमें मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। लेकिन मॉरली जो है इमरान खान इसमें जो है वो लूजर हैं। उनके तहफ़ नहीं बिकने चाहिए थे। उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को वो तहफ़ बेचने के लिए जो है वो तगोदौ नहीं करनी चाहिए थी। मेरा तो ये मौक़िफ़ है, इसमें उनकी गलती है। ठीक है। अच्छा, बरियत का जहां तक मामला है, मैं अपनी नाज़रीन को बताती चलूँ एक इंफॉर्मेशन के लिए। बाज़ औक़ात बरियत उन लोगों की भी हो जाती है जो 2-2 कत्ल और 3-3 कत्ल में भी अंदर जाते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रोसिक्यूशन की तमाम चीज़ें जो है वो तमाम प्रोसेस पूरे हो जाते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तो एक अपील की जा सकती है कि जनाब इनकी तरफ से चीज़ें पूरी हो गई हैं, अब आगे केस को बढ़ाने के लिए मुलजिम जो है जिस पर इल्ज़ाम होता है उसकी जो है वो सज़ा को कम किया जाए। जहाँ तक बात की मुबश्शिर मीर साहब ने कि यहाँ पे सवाल ज़रूर उठता है उन तहफ़ पे, तो हाँ आज केस में ये बात भी हुई है कि खातून खाना का जो शौहर हैं उनका खातून खाना के चीज़ों पे कोई हक नहीं है। तो ये ना शौहर का मसला था ना खातून खाना का मसला था, ये पाकिस्तान की जो है वो उन तहफ़ का मसला था जो पाकिस्तान में लाए गए हैं, और कुछ तहफ़ ऐसे भी थे जो प्राइसलेस थे। ये एक अलग बहस है जिस पर सरीना साहिबा रोशनी डालेंगी कि वो प्राइस और भी तो बहुत सारे लोगों ने बेचे हैं और क्या है। और जो मुबश्शिर मीर ने एक पॉइंट तो रेस किया है जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो किसी का ज़ाती मिल्कियत तो नहीं है, और सेल क्यों हुआ है जब एक ऐसा लीडर, आपका लीडर ऐसा है कि जिसने एक अलग नारा लगाया जिसके पीछे लोग आए, जो कि एहतसाब का नारा था, उस पे आप क्या कमेंट करेंगी? अच्छा, मैं आपकी दोनों बातों का ना मुख्तसर जवाब देती हूँ। एक तो वो जो पहले की गई थी कि देखें वो वक्फे से पहले थी, वो ये था कि हमारी पार्टी ने बिल्कुल भी कॉल ऑफ नहीं किया है 24 नवंबर की कॉल को, और हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है, जब कोर कैबिनेट की या हमारी मुज़ाकराती कमेटी की जब मीटिंग होती है उसके थोड़ी देर बाद एक एलामिया जारी होता है प्रॉपर ऑफिशियल, तो ओहदेदारों का एक पूरा चेन है, टेयर्स है। तो हमारा जो कमांड एंड रिपोर्ट बैक मैकेनिज्म है जो अभी भी इमरान खान साहब से चलता है, हमारे जो हकीकी चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है हमारे, और हम तक पहुंचता है और फिर उस पर कंप्लाइंसेस होती है। तो बिल्कुल सिंध पूरी तैयारियों में है इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, और अवाम हमारे साथ है। देखिए कोई भी रुकावट इन अवाम के समंदर को नहीं रोक सकती, बंद नहीं बांध सकती। जब मुझे पहले इस बात का जवाब देते हैं तो यहाँ से क्या इंतजाम आते जाने के? देखिए इंतजामात बहुत मतलब एक बाकायदा लायामल है और उसके बैकअप लायामल भी हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। नहीं, मैं आपको सफर भी नहीं दे रहे हैं तो आप तो कीमे वाले नान भी नहीं देते हैं, तो नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ देखे करप्शन का पैसा तो है नहीं, जो कि मतलब फिर तो जरूरत ही नहीं होती ना खवातीन को हमारी तरह सियाचिन से लेके कराची तक हम काम करते हैं। वहां तो ये होता है फुप्पो, चाची, अम्मी कोई भी बन जाती हैं ना, यानी वो सीटों पे आ जाती हैं, असेंबलियों में चली जाते हैं। हमारे यहाँ तो हार्डकोर वर्कर्स हैं जो कि उठकर अब अपर टियर पर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को हम बिल्कुल हलाल जो हमारा कमाइयाँ हैं उससे हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, और अपने अपने जो हमारे अंडर जो एरियाज़ हैं, जैसे अगर सिंध है तो उसके अंदर 6 डिवीजन्स हैं, तो लाड़काना भी है, तो सखर भी है, तो मीरपुर ख़ास भी है, हैदराबाद है, ठीक है ना, और नवाबशाह है, कराची है, मतलब तो हमारा बाकायदा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ब्लॉक कोर्ट से शुरू होता है और मरकज़ तक जाता है। तो बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आवाम हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। आप यकीन जाने, ये जो मैं कहती हूँ करोड़ों भी टैंक्स लगे हो या कुछ भी लगा हुआ हो, कंटेनर्स लगे हुए हो, अवाम एक तो है ही है, अवाम के पैसे से ली हुए वसाइल और चीज़ें, उनको अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करना ही बुनियादी तौर पर गलत और गैर कानूनी है। देखिए यही तो एक आइन और कानून की बालादस्ती रीजन। देखिए कॉल क्या दिया हमारे लीडर ने, 3 मुतालबात रखे हैं ना, 3 से 4 जो कि पाकिस्तान के लिए बेसिकली। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अब चाहिए। पता चलता है, बच्चे को भी पता चलता है। हम लोग कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे 24 नवंबर की, बच्चा आकर कह रहा था कोई कानून नहीं है आपा, हम तो अपना साइकिल बेचकर भी जाएंगे इस्लामाबाद। यानी ये हाल है अभी अवाम का ना, शऊर का जिन बाहर आ चुका है बोतल से, अब वो वापस नहीं जा सकता। तो अवाम हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा। हमारा दूसरा जो हमारे लीडर का जो एक मुतालबा है जो जायज़ है, वही 26वीं आईनी तरमीम। देखें अदलिया एक बहुत मजबूत सुतून है
हमारे मुल्क का, हमारे कानून का, हमारे आइन का, ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस इस तरह है कि जैसे कोतवाल खुद मतलब चोर मुकर्रर करें कि हाँ भाई कोतवाल अब ये बनेंगे। तो जो सीनियरिटी का एक सालों से चला आ रहा है सिलसिला कि भाई सीनियर होते, प्रमोशंस होती हैं, वो होता है, वो एक नेचुरल और एक ईमानदाराना तरीका है जो लोगों की जजेस के अपॉइंटमेंट्स के अंदर इंटरफेरेंस सियासतदानों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं खुद बतौर सियासतदान ये बात कर चुकी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं सेनेट टिकट होल्डर भी रह चुकी हूँ, ठीक है, एनए पर नंबर 1 सिंध पर आई थी मैं, लेकिन फॉर्म और बहुत मेहनत से हम लोग ये सारी, मेरी बहनें भी, बाकी जनरल इलेक्शन हमने 40 एप्लीकेंट्स गई थी जनरल इलेक्शन की औरतें, उन सब के हक पे देखें, और जो लड़ी हैं वो किसी भी सियासी पार्टी के कोटे से कहीं ज्यादा औरतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ी हैं। जब बड़े बड़े बुर्ज गिर रहे थे हमारे पार्टी के अंदर तो वो औरतें सीटें संभाल रही थी, लाड़काना में, नवाबशाह में, मतलब जो पीपल्स पार्टी के गढ़ हैं उधर औरतें खड़ी हो रही थी बड़े बड़े नामों के आगे। तो ये एक मेहनत थी, इसके बावजूद फॉर्म 47 के जरिए हमारे गैर कानूनी तरीके से हमारे हुकूक छीन लिए गए। अच्छा खैर, मैं जितना समझी हूँ कि आप ही कहना चाह रही हैं कि जो आपका सिंध है पीटीआई का, वो 6 अजला में इस वक्त डिवाइड किया हुआ है, 6 डिविजन्स में, और आप ये कह रही हैं कि अपने अपने तौर पे अपने रिसोर्सेस यूज करते हुए लोग वहां पे जाएंगे, और अभी तक तो पार्टी की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं आई हैं कि कोई मना हुआ है कुछ। अभी ऊपर क़यादत में जो बात हो रही है तो आपकी अपनी तैयारियां मुकम्मल हैं और अपने राब्ते आपके मुकम्मल हैं, ये ऐसा ही है? अपने तौर पे नहीं जाएंगे, हमारे टीयर्स है, हमारे मरकज से, जैसे मैं आपको अगर विमेन विंग बताऊं, सदर है हमारी कमल शोजेब जो है ना, पहले एमएनए भी रह चुकी हैं और अभी भी वो जीती थी अपने हल्के से, मगर वही फॉर्म 47 बहरहाल वो सदर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान विमेन विंग की। उन्होंने जो सूबे हैं जितने, उन पे एक एक सदर मुकर्रर है, मैं सिंध की सदर हूं जैसे, मेरे नीचे जो हैं वो डिविजनल सुदूर हैं, ये जो शहर मैंने जैसे नाम लिए, तो इनकी जो सुदूर हैं वो झेली हैं। तो हम एक कनेक्टेड नेटवर्किंग के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। मैं ऑब्वियसली कनेक्टेड हूँ डिस्ट्रिक्ट से भी, डिवीजन से भी, टाउन से भी, यूसी यूनियन काउंसिल से। अभी हम हैदराबाद में बाय फार एंड लार्ज जीते हैं यूनियन काउंसिल। ठीक है, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा सरीना हसनान साहब, क्योंकि मुबशिर मीर साहब रिमोट में, तो मैं उनसे बात करूं। मुबशिर मीर साहब, ये 24 नवंबर की कॉल पे स्पेशली अगर मैं आपसे कहूं कि अपना तज्जिया दें, तो आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो गवर्नमेंट जो है वो पुरअमन एहतजाज के लिए पीटीआई को तो बिल्कुल जो है वो स्पेयर नहीं कर रही, और तकरीबन 2 साल से यही हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लिए अलहदा पॉलिसी है और बाकी दीगर पार्टियां अगर एहतजाज करना चाहती हैं तो उनके लिए अलहदा पॉलिसी है। ठीक है, तो ये एक आंसर है, इसको हम यही समझेंगे कि भाई अगर पुरअमन एहतजाज वो कर रहे हैं तो आप उन्हें करने दीजिए, अब उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो बहुत बड़ी तादाद में जो वहाँ पे जमा हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी अपनी स्ट्रेंथ जो है वही शो कर पाएंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। लेकिन अभी जो फेयरनेस की बात है वो पीटीआई को अभी नहीं मिली। उनके बहुत से लोग जो हैं आप अभी भी जेलों में हैं, उनके फेयर ट्रायल नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि जो पार्टी को टारगेट किया जा रहा है वो पाकिस्तान में सियासत और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो है वो बहुत ही गैर मुनासिब बात है और बहुत ही गलत बात है। और इसको मुसलसल जो है वो हमने देखा कि इलेक्शन से लेके अभी तक तो बहुत ज्यादा किया गया। तो लिहाजा ये एक बड़ी जो है ना अनफॉर्चुनेट है कि एक सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपना इत्तेहाद बनाया हुआ है, लेकिन वो एक सियासी जमात को ही स्नब करने के ऊपर जो है वो इकट्ठी हैं। अच्छा मुबशिर मीर साहब, और ये दोनों जमातें वो हैं। आपकी बात से एक पॉइंट रेज करना चाहती हूँ। एक पार्टी अगर ये कहे कि वो जा रहे हैं और सर पे कफन बांध के जा रहे हैं, तो फिर इंतजामिया के पास क्या ऑप्शन रहता है? और जिसमें फिर 9 मई के वाकये में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें इस वक्त जैसे कह रही हैं कि सरीना साहिबा ने कहा कि अपने रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होते हैं, फिर लोग जो हैं वो अपने तौर से मुत्तहिद हो रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ा सपोर्टर पीटीआई का मुल्क में मौजूद है। तो फिर उस सूरत में ही तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं जब इंडिविजुअल काम हो रहा था, और क़यादत का फुकदान तो है पीटीआई में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। इस सूरत में आने फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, बात यह है कि जितने भी लोग एहतजाज के लिए माजी में ये पिछले 6 से 8 महीनों में निकलने की कोशिश की है, तो हमने भी वो फुटेजेस भी देखी हैं, वैसे भी एक्सपीरियंस किया है, आपके इल्म में भी है। हमने किसी के हाथ में कोई वेपन तो नहीं देखा कि वो जाके कोई बहुत बड़ा सबोताज कर देंगे, सिस्टम को उड़ा के रख देंगे। तो वेपन तो हमने नहीं देखा। उनको एक नहता आदमी जिसके हाथ में कुछ नहीं है,
तो वो क्या जाकर वहां पे अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वहां पे बैठ सकता है, जाके धरना दे सकता है, सड़क पे बैठ सकता है, एहतजाज नारेबाजी कर सकता है। इससे ज्यादा क्या करेगा? वेपन के साथ तो कोई भी रैली नहीं देखी इस तरह। हाँ, जो छोटे बहुत गार्ड्स होते हैं वो तो आम जब कौमी असेंबली का इजलास हो रहा होता है उस वक्त जितने गार्ड होते हैं वो मेरे ख्याल उससे ज्यादा हो जाते हैं। हर बंदे के साथ कितने कितने गार्ड होते हैं। तो लिहाजा ये बात ठीक है कि अगर आप देखें कि पीटीआई की जो क़यादत है उसके साथ गवर्नमेंट अगर बातचीत कर रही है तो उन्हें पुरअमन एहतजाज पे आमादा करें, उन्हें रास्ता दे, कंटेनर ना लगाए, उन्हें कहे जी आप के यहाँ से कोई जो है वो वायलेशन नहीं होगी, बाकी आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और वापस चले जाएं। मेरा ख्याल है वो आमादा हो सकते हैं इस बात पे। बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कहा आज कि हमें धरनों की सियासत पे आगे चलना है या मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करना है, फैसला अवाम के हाथ में। अच्छा तो बहुत लगता है सुनने में, लेकिन किस हद तक अच्छा है और किस हद तक अमल दरामद पाकिस्तान में हो रहा है। जमहूरियत के बगैर सिलसिला चल तो नहीं सकता। जमहूरियत यही है कि पुरअमन एहतजाज अगर होता है तो इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। ठीक बात है। एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। प्रोग्राम जारी है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और पीटीआई का एक मौक़िफ़ सामने आता है जब उनके ऊपर ये तनकीद होती है कि वो सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते और उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिनसे वो खुद एहतजाज और बात का जो है वो मसाइल की जड़ कहते हैं। उस सूरत में वो ये कहते हैं जनाब हम तो सियासी लोग हैं, तभी हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की। और इस वक्त जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई की क़यादत और तमाम चीज़ों में बात हो रही है, आगे पॉलिसीज़ क्या होंगी, इस वाले से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असलम गौरी साहब, आपका ताल्लुक JUI से। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। असलम गौरी साहब, इस वक्त जो हमें सूरत नजर आ रही है, 24 नवंबर की भी कॉल है पीटीआई की तरफ से एक एहतजाज और हुकूमत एक हिजान की कैफियत में भी है। इस सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? किस हद तक वो इस मामले को सपोर्ट करती है, एहतजाज की कॉल को, पीटीआई की कॉल को किस तरह से देखती है? देखिए, आईने पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को अपने मुतालबात की हमायत में और एहतजाज करने का हक दिया गया है। ये उसका आईनी हक है पीटीआई का। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो उसका राइट बनता है। लेकिन हमें देखना यह है कि पीटीआई की क़यादत का रवैया क्या है, क्योंकि पीटीआई की क़यादत इस वक्त जो चेयरमैन है या उनके जनरल सेक्रेटरी या दीगर लोग हैं वो बड़े मुतदल मिजाज लोग हैं। मेरे साथ मीटिंगों में बैठते रहे हैं जनाब गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब या दीगर हजरात असल कैसर साहब। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि वो अली अमीन गंडापुर के हैसियत में वो बयान जारी कर रहे हैं। वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे का हेड होता है, तमाम पार्टियों का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन वो जिस अंदाज में बयान जारी कर रहे हैं उससे एक अजीब हैजान खेजी पैदा हो गई है। और जी मैं आ रहा हूँ, मैं कफन बांध के आ रहा हूँ, हमसे वहां से आएंगे नहीं वापस, और ये आखिरी है, ये फाइनल है। वो ये ऐसा हैजान पैदा किया है तो साफजाने फिर हुकूमत भी मैदान में उतर आई है। वो भी चाहती है कि अमन अमान के मसाइल पैदा न हो। इस्लामाबाद में शहरी रहते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी उनको दरकार है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का राइट बनता है, लेकिन पीटीआई उसको एक जमहूरी रवैये के साथ इस एहतजाज को करे ताकि ना तो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मुश्किल हो और ना ही हुकूमत इस हद तक जाए। जो हुकूमत भी टीवी पे जो उसकी अपनी तैयारियां दिखा रही है, मैं समझता हूँ ये अजीब एक टेंशन पैदा हो रही है। आम आदमी, आम शहरी इसमें परेशान है। मुझे तो कुछ लोगों ने बताया इस्लामाबाद से कि वो शहर छोड़ रहे हैं। इतना टेंशन उन्होंने क्रिएट कर दी दोनों पार्टियों ने। तो हमारा मौक़िफ़ यहाँ ये है। मैंने अपनी सहाफ़ती जिंदगी में ये 2200 कंटेनर वाला जो है अदद भी नहीं सुना था कि 2200 कंटेनर छोटे से इस्लामाबाद के लिए मंगवाए, वहां पे लगाए जा रहे हैं। बस वही ना, वो जो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम कफन बांध के आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। और ऐसा लग रहा है कि एक सूबा दूसरे सूबे पे, चूंकि ये अटकते होके आएंगे, दूसरे सूबे से हमलावर हो रहा है। अब पहले तो उनको पंजाब फेस करेगा ना, पंजाब के और उनके इसमें वो पिछली दफा अपने पार्टी के कायद के सामने नंबर बनाने के लिए सरकारी मुलाजिमीन को भी ले आए थे, वो गिरफ्तार भी हुए थे। तो मैं समझता हूँ पीटीआई की संजीदा क़यादत को इन सब चीजों को, इनको वो समझदार लोग हैं, इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए। अली अमीन साहब अपनी जगह पे रहे, पीटीआई खुद इसको हैंडल करे, पीटीआई की क़यादत हैंडल करे, ताकि ये जो मसाइल पैदा हो गए ये खत्म होने चाहिए। और ऐसा ना हो कि हम अपने चंद मुतालबात को मनवाते जमहूरियत का बिस्तरा गोल कर दें।
मेरा ख्याल है कि असलम गौरी साहब, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी और नहायत आपने एक नपी तुली बयान दिया जो कि मैं समझती हूँ कि तारीफ करनी चाहिए आपकी पार्टी की कि आपकी जो सोच और मौक़िफ़ है। सरीना साहबा मेरे साथ मौजूद है पीटीआई से। सरीना साहबा, क्या कमेंट करेंगी इस वक्त? ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं जो कि सामने सामने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखें, इस वक्त ये जो एहतजाज की कॉल है पूरे पाकिस्तान के लिए है और एक सूबे की कॉल नहीं है ये। इस पे सारे सूबे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना जो है वो हमारे कानून और आइन का हिस्सा है और एविडेंट है ये बात। ज़ाहिर वीडियोस बनती हैं, आजकल तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि ये जो एहतजाजी आ रहे होते हैं ना, इनके हाथों में पानी की बोतल, नमक की थैली, स्विमिंग गॉगल्स, ये वो चीज़ें जो हम खुद प्रोवाइड भी करते हैं पैकेट्स में अपने जो साथी होती हैं उनको। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो जहरीली शेलिंग होती है, जो कि मैं बता दूं ये पीटीआई की तरफ से नहीं हो रही होती है सारा कुछ, या रबर बुलेट्स, ये इवन स्ट्रेट फायर्स भी हुए हैं, इवन बागे जनासे हुए हैं, हम पर हुए हैं। तो ये हम नहीं कर रहे होते, ये दूसरी तरफ से हो रहा है। हमने लास्ट टाइम समिट में देखे ना सारी चीजें, वीडियोस। हाँ, अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि देखें, गलत को गलत कहना और वो भी उसी वक्त कहना जिहाद बिल कौल है, तो सच बोलना चाहिए। सरीना साहब, जो असलम गौरी साहब ने एक पॉइंट उठाया, मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं आती हूँ। देखिए, मैं आपको आती हूँ। देखिए, ऐसा मेरे कहने का मकसद था, ये कोई एक सूबा खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है, सब सारे सूबे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें, जहाँ तक है कि जो मौक़िफ़ है, आप देखें हमारा फोकल पर्सन का ना नोटिफिकेशन भी निकला है, जो खान साहब के जो फोकल पर्सन है उन सलमान अकरम राजा, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, ठीक है। तो ये लोग जो हैं, ये एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं ना, वो हमारे लिए कंप्लाइंस होती है नेशनल लेवल पर, पूरे सारे सूबों के लिए, ठीक है, और उनके ज़ेली शहरों के लिए। अच्छा, जो बात है वो ये है कि देखें, बिल्कुल ये एक पुरअमन एहतजाज होगा। अब अगर आवाम रिस्पॉन्ड कर रही है तो यही तो जमहूरी अमल होता है। अब इसके, हाँ, ये जरूर है, देखें सर पे कफन, देखें शहादतें तो हुई हैं और मासूम शहरियों की जो कि एहतजाज में शामिल थे उनकी हुई हैं, ठीक है। तो शहादतें तो एविडेंट है कि हुई हैं, और जब शहीद होते हैं तो कफन भी होते हैं, ये बात है। तो किसी पे खुदा न खास्ता धमकी तो नहीं दे रहे हमला करने की। बात ये हो रही है, अपने लिए एक बात कर रहे, कलमा पढ़ लेंगे भाई, ये कर लेंगे, हो सकता है आबे जमजम भी पी ले, तो ये तो हमारा हक है, नोबडी कैन स्टॉप अस। तो ये वो चीजें, हम अल्लाह का नाम लेके घर से निकलते, यकीन करें इस वक्त भी बैग्स में मुसल्ले हैं हमारे, और कुछ पता तस्बीह है और वाकई कलमा पढ़ के निकलते हैं। दौर ऐसा चल रहा है, क्या करें आमरीयत का। मुसलमानों को इस तरह से सोचना चाहिए। बहरहाल असलम गौरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम को सही तरीके से लाने में सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब को बात की जाती है, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन उनका भी है, साथ साथ पीटीआई ने भी आप लोगों पर भरोसा करके एक चीज़ सामने लाया, और एक जो बुरा एक चीज़ आने वाली थी उससे कुछ बेहतर तरीके से हमारे सामने आ गई हैं। लेकिन अब जो एहतजाज की कॉल है पीटीआई की, उसमें खास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से भी बात की जाएगी। जब आपकी पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो पीटीआई का लेके वो चले थे, अब आप इस पे क्या कहेंगे कि जनाब वो जो मौक़िफ़ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या आप भी उस एहतजाज में कहीं ना कहीं मोरली साथ हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से तैनातियां नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी, ये तकरीबन 56 क्लॉजेस पे थी, जिसमें से हमने 34 क्लॉजेस हमने डिलीट कराई। ठीक है। ये जो 34 क्लासेस हमने डिलीट कराई है, इसकी हर क्लास को डिलीट कराने में पीटीआई हमारे साथ शेयर होल्डर थी, हमारे साथ बैठी थी, मैं उन सब मीटिंगों का हिस्सा रहा हूँ। और इनकी देखे, जो इस वक्त आईनी बेंच बना है, ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ना पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी, ना हुकूमत की ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश पीटीआई की थी। पीटीआई ने हमें खुद मशवरा दिया कि आईनी बेंच बनाए, आईनी अदालत बनाए ना बनाए, आईनी बेंच बन जाए, और वो आईनी बेंच इन्हीं की ख्वाहिश पे हमने बनाया। इसी तरह इसमें बहुत सी, देखो टाइम शॉर्ट है, मैं तो आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी अगर मैं बताऊं कि सर मैं समझ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जी एक एक चीज इनकी मर्जी से हुई। जब सारे मामला आखिर में फाइनल हो गए तो इन्होंने कहा कि हमें अप्रूवल लेनी है अपने पार्टी सरबराह से, जो हमारा पार्टी सरबराह है, बानी पार्टी है, हमें उनसे अप्रूवल लेनी है, हमें टाइम लेके दे मुलाकात का। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर से कह के इनको टाइम लेके दिया। फिर ये लोग गए हैं, और ये जो गए हैं जाके उनसे मिले हैं, वापस आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे बानी चेयरमैन के साथ जो ज्यादती हो रही है वहां पर जेल के अंदर, जो उनको
तंग किया जा रहा है, जो उनको जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सहूलियत नहीं दी जा रही, हम उस पर एहतजाजन वोट नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरी 26वीं तरमीम में जो कुछ आपने किरदार किया है, जो हमने बनाई है, इस पे हम मुतमिन हैं। फिर यही जुमले जो मैं आपको कह रहा हूँ, उसी वक्त आप फुटेज आपको मिल जाएगी। इन्होंने खुद जनाब गौहर साहब ने और मौलाना फजरमान और हम सब ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस वक्त सेनेट का इजलास शुरू हो रहा था तरमीम के लिए। ये मौलाना के घर के बाहर यही अल्फाज जनाब गौहर साहब ने कहे थे कि हम एहतजाजन इस तरमीम को वोट नहीं कर रहे, अलबत्ता ये तरमीम के मुकम्मल होने तक मौलाना साहब का किरदार और हम सब एक पेज पे थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा मसला आ गया, क्योंकि जो हमारे साथ मुज़ाकरात से बैठे थे, जो इसको फाइनल कर रहे थे, उसमें गौहर साहब थे, सलमान अकरम राजा थे, असद कैसर थे, अहमद खान साहब थे, सीनियर तरीन वकला थे, अली जफर थे, इसी तरह दीगर इनके अपना उमर अयूब थे, फिर इसी तरह साहबजादा अहमद रजा थे, अलामा नासिर अब्बास थे। ये सब लोग की मौजूदगी में यह बात हुई जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, और ये फिर ये बात मीडिया पे कही गई है। तो आज इनको उसमें कौन सी चीज फर्क नजर आ गया, मेरी समझ से बाहर है। ये तो मीडिया पे चीजें मौजूद है कि इन्होंने खुद इकरार किया, तो हम तो नहीं समझते। दूसरी बात यह है कि अभी तक हर चैनल इनका कोई मुख्तलिफ मुतालबा बता रहा है। कोई कहता है कि हम अपने पार्टी चेयरमैन को, पार्टी चेयरमैन को रिहा कराना चाहते हैं, कहीं से ये आवाज आ रही कि 26वीं आईनी तरमीम को हम खत्म कराना चाह रहे हैं, कहीं कुछ और आ रहा है, मुख्तलिफ मुतालबात आ रहे हैं। अभी तक वाज़ेह सूरत-ए-हाल ये नहीं है कि इनके मुतालबात हैं क्या, और स्टिल इस टाइम तक हमारे साथ इनका कोई राब्ता नहीं है, कोई इनका हमारे साथ मशवरा नहीं है। तो इसलिए हम ना इनका, हम बिला वजह, वो कहते हैं ना जी, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों बने जब वो उनको जरूरत नहीं है हमारी। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को एहतजाज करने का हक बनता है, उनको एहतजाज करना चाहिए और पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और ये नजर भी आना चाहिए ऐसे जुमलेबाजियां जिससे मामला बिगड़े और हुकूमत को इनके कारकुनों पे तशद्दुद करने का मौका मिले। और फिर इनके सीएम साहब तो मैं गाड़ी की डिग्गी में छुप के फिर 5-6 दिन सफर करते रहे, तो वो मरहला नहीं आना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हमने भी किया था। मैं कराची से एक लॉन्ग मार्च लेके चला था, इस्लामाबाद में खान साहब की हुकूमत में 15 दिन में बैठा रहा था, कोई एक पत्ता नहीं टूटा था, कोई गमला नहीं टूटा था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, कोई रास्ते ब्लॉक नहीं होते। ये भी पुरअमन एहतजाज करे, मैं समझता हूँ हुकूमत ऐसा इनके साथ नहीं करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सरीद अदनान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुबशिर मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।